नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर में 11 राज्यों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली में बढ़ाई गई है एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा। इन सब के बीच दिल्ली में एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। दिल्ली लाए जा सकते हैं गिरफ्तार आरोपी। बताया जा रहा है कि कई ठिकानों पर पीएफआई के 100 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से कुछ खास सदस्यों को दिल्ली लाया जा सकता है। 11 राज्यों में पीएफआई के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए और ईडी ने देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके इतर कई राज्यों में कर्नाटक और असम में बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। पीएफआई के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर भी कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर के 11 राज्यों में पीएफआई के 100 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए की टीम ने लखनऊ से जिस वसीम को अपनी हिरासत में लिया है, उस वसीम के घर से थोड़ी दूर पर ज्ञानवापी केस में फैसला देने वाले न्यायाधीश का भी घर बताया जा रहा है। एनआईए की टीम अब इस एंगल से भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज एनआईए की टीम ने जिस संदिग्ध मोहम्मद वसीम को पकड़ा है, उससे पूछताछ कर रही। ये मोहम्मद वसीम का मकान है, राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में ये मकान है। और इस मकान से जस्ट 3 मकान छोड़ कर अगर हम बात करें तो ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े एक जज का भी मकान है, जिन्होंने ज्ञानव्यापी फैसले के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया था, पुलिस से मदद भी मांगी थी। अब इस एंगल पे भी पुलिस की जो टीमें हैं, जांच की जो टीमें हैं, वो इस मामले पे भी जांच कर रही हैं कि कहीं इन दोनों का भी तो कोई लिंक नहीं या कोई और ऐसा कोई टारगेट जो मोहम्मद वसीम को सौंपा गया हो, वो कहीं कुछ और तो नहीं या कुछ वजह और भी नहीं। ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। कैमरामैन हारी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। जो है निशाने पर है। पीएफआई को दरअसल कई बार टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में पीएफआई के सदस्य पकड़े गए। पीएफआई का नाम आता रहा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की बात हो। बहुत सारे ऐसे घटनाओं में पीएफआई के नाम सामने आए और अब एनआईए पूरे मामले की जांच पड़ताल तो कर ही रही है। टेरर फंडिंग के मामले में भी पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये एक्शन अभी भी लगातार जारी है। एनआईए ने लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से हिरासत में लिए गए वसीम के घर के आसपास रहने वालों से न्यूज इंडिया सहयोगी अबू तला ने भी बातचीत की है। लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। लखनऊ से जिस इलाके से संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे ये वसीम का घर यहाँ कब से है और क्या ऐसी कोई गतिविधि या इससे पहले कभी कोई छापा पड़ा, ऐसा कुछ? नहीं, शायद आई तो थी, बीच में पुलिस आई थी, लेकिन अब ज़्यादा जानकारी नहीं है। कितने दिन पहले बीच में पुलिस आई थी? 2 साल हो गए होंगे सीए के टाइम में। तो क्या इससे पहले भी ये वसीम जो है जेल वेल जा चुका है? जानकारी नहीं मुझे, जेल गया कि नहीं गया, था कि नहीं था, ये कुछ नहीं। अच्छा, रात में कब टीम आई, क्या आपको पता चल पाया? जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं तो कितने सुबह वही 6 बजे करीब पता चला जब उठे हैं। 6 बजे उठे। तो कितनी टीम आई थी पुलिस की, आप लोग ने कुछ देखा है ऐसा? सब तरफ तो हमारी तरफ पीछे मैं रहता हूँ, सब गार्डन ऑफ कर दिया था, हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, पूरे लोगों को मतलब जो आसपास रहते थे उनको अंदर कर दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे हिरासत में ले गए। कब से रह रहे हैं इन लोग और क्या कौन कौन है परिवार में इनके? परिवार में हम ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये परिवार रह रहा 20 साल हो गए रहते हैं। 20 साल हो गया। तो 20 सालों में इससे पहले कभी कोई ऐसा छापा वापा यहाँ पे नहीं पड़ा? 2-3 साल पहले पुलिस आई थी, क्या मैटर था ये तो नहीं पता मुझे। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं जिनका साफ तौर से नहीं, यहाँ वकील साहब भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इस तरह आप यहाँ रहते हैं, कब से इन लोग को क्या जानते हैं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो थोड़ी दूर पे रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे आज जानकारी जैसे हुई कि यहाँ पे इस तरीके की घटना हो गई तो हम लोग के लिए तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि बगल में हम लोग रहते हैं, ऐसी घटना जान नहीं पाए। जैसे यहाँ पे मोहल्ले के लोगों से भी जानकारी हुई है कि ये सीएए के प्रोटेस्ट वगैरह में भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट इसने किया था और काफ़ी ये जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था, ऐसा लोग सब बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके मकान की छत और ये जो रवि दिवाकर जी जो जज साहब थे, जिन्होंने काशी विश्वनाथ के जो है मैटर में जो है
मस्जिद का जो है सर्वे करने का जो ऑर्डर किया था उसमें, तो उनका घर और इसका जो वसीम है इसका घर जो है अगल बगल ही है, मतलब पीछे से अगर देखा जाए तो दोनों घरों की छत जुड़ी हुई है। तो ये तो और ये रवि दिवाकर जी को तो सिक्योरिटी भी इसके बाद प्रोवाइड की गई थी क्योंकि इनको धमकी भी मिल रही थी। तो इस मामले में तो बहुत ही ये सेंसिटिव केस है, क्योंकि अगर कोई आतंकवादी अगर जज साहब के जो भी बहुत ही जो है क्रूशियल जिन्होंने जजमेंट दिया हो और उनके बगल में रह रहा हो तो ये कोई भी वारदात कर सकते थे। जैसे यहाँ पे लोगों ने बताया है कि इसके पास से कुछ जो है ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स वगैरह भी मिले हैं। तो ये तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही पुलिस को और सारी जांच एजेंसीज के लिए बहुत ही अलर्ट के लिए है कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें और खासकर जज साहब की भी सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध किया जाए, क्योंकि ये इनके घर के एकदम बगल आ गया था। अब वारदात करने में इनको ऊपर वाले नहीं बचा लिया, नहीं तो वारदात तो कभी भी कर सकता था ये। तो देखिए ये स्थानीय लोग थे जो साफ तौर से बता रहे हैं कि वसीम काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहा था, परिवार वाले भी यहाँ रह रहे थे और साथ साथ वसीम के घर के पीछे ही एक जज का घर है। हम आपको दिखा दें कि यह तमाम जो सिक्योरिटी है जज के घर के बाहर आप देख सकते हैं, इनके घर से जुड़ा हुआ वसीम का घर था। और ये जो जज हैं ये ज्ञानवापी मामले में इन्होंने सुनवाई की थी और एक बड़ा किरदार था इन जज का और इनके घर से जुड़ा हुआ ये वसीम का घर था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। साथ साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये लोग बाहर नहीं निकलते थे, पूरा परिवार टेलरिंग का काम करता था, पर स्थानीय लोगों को इतनी नहीं जानकारी थी, ये कुछ ऐसी गतिविधियों में भी मिला हुआ था। कैमरामैन हरिराम के साथ मैं अबूतला, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो एनआईए एक्टिव है, पूरे देश भर में एक्टिव है। टेरर फंडिंग के मामले में, पीएफआई के टेरर लिंक के मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और एनआईए ने आज बड़ी कार्रवाई की है। 11 राज्यों के कई ठिकानों पर आज एनआईए की एक साथ रेड पड़ी है। इनफैक्ट कल रात से ये रेड पड़ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पीएफआई के खिलाफ शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आई है। दरअसल कर्नाटक में भी पीएफआई के सदस्यों ने इस घटना का विरोध किया, इस कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 से ज्यादा राज्यों में आज एनआईए और ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग के मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी नीरज इस खबर पर जानकारी देने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के किन किन जगहों पर छापेमारी हुई है और एक आरोपी जिसे लखनऊ से हिरासत में लिया गया है उसकी पहचान आपकी रिपोर्ट में हमने दर्शकों बताई है, लेकिन क्या वाकई में ज्ञानवापी मामले में जुड़े एक जज के जान को खतरा था इस आरोपी से? जी देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 8 जगहों पर छापेमारी हुई है और इसके अलावा 8 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उसमें लखनऊ में, वाराणसी में, इसके अलावा चंदौली से, श्रावस्ती से, तमाम जगहों पर जो संदिग्ध हैं, पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है, उनको आज एनआईए ने देर रात अचानक छापेमारी करके अपनी हिरासत में लिया और उनसे अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। जिस जगह पर वसीम को पकड़ा गया, जो आवास है वसीम का, उसी आवास से थोड़ी दूर पे ही ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े एक जज का भी मकान है। हालांकि इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस पर कुछ भी एनआईए या किसी तरह से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन उसका वसीम उर्फ बबलू जिसको पकड़ा गया है, उसका मकान और उन जो ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े हुए जो जज थे उनका मकान पास में ही, यानी 2 मकान छोड़कर ही उनका मकान है। तो तमाम एंगल होते हैं पुलिस के पास, जो जांच एजेंसियां हैं उन सबको लेकर वो जांच कर रही है। और इस व्यक्ति के बारे में मैं बता दूं कि इसने 8 साल पहले पाकिस्तानी झंडा फहराने की मांग की थी 15 अगस्त के मौके पर। तब इसके घर को वहाँ पर इसको हाउस अरेस्ट किया गया था। तमाम जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने विरोध किया था और इसके पहले सीएए और एनआरसी के मामले में भी वो जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद वो लगातार इसी तरह के संगठनों से जुड़ा रहा। तमाम बातें पुलिस को पता चली और इसके पास
पेन ड्राइव भी बरामद हुई और साथ में मोबाइल फ़ोन भी इसका जब्त किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप और तमाम ऐसे लिंक इससे इस्टेब्लिश हो रहे हैं कि ये तमाम ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एनआईए पहले से सतर्क थी। एक बड़ा प्रॉपर प्लान आज से 2 दिन पहले एनआईए ने बनाया था कि एक साथ पूरे देश में छापेमारी की जाए, क्योंकि ये सभी लोग जो पकड़े गए हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो बाहर से हो, लखनऊ से हो, उत्तर प्रदेश से हो, इन सभी की जांच एनआईए गुप्त रूप से कर रही थी और एक साथ छापेमारी इसीलिए की गई कि कोई भी बच के ना जा पाए। जो तमाम उत्तर प्रदेश में कई टेरर के लिंक सामने आ चुके हैं, उनको लेकर शाम जी नीरज, उत्तर प्रदेश में टेरर मॉड्यूल तो सामने आता रहा है, हालांकि बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन जो भी वारदातें हुई जो सामने आया उसमें पीएफआई का नाम बार बार आता रहा। तो उत्तर प्रदेश में तो पीएफआई के सदस्य और पीएफआई रडार पर ही। एनआईए ने एक साथ जब छापेमारी की तो 8 जगहों पर एक साथ छापेमारी की उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई वसीम और बबलू के अलावा? देखिए, अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खास तौर पर राजधानी लखनऊ कई बार सेंसिटिव रहा है इस मामले में, क्योंकि स्लीपर मॉड्यूल्स जो होते हैं वो यहाँ पर कई बार पकड़े जा चुके हैं। इसके पहले 1 साल पहले 2 लोगों को पकड़ा गया था कुकर बम के साथ, और इसके अलावा आज भी छापेमारी हुई। 2017 में सैफुल्ला इनकाउंटर हुआ था ठाकुरगंज इलाके में, वो सबने देखा। करीब 12 घंटे वो इनकाउंटर चला और उसके बाद सैफुल्ला और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें सैफुल्ला मारा गया और उसके बाद उसके 5 से 6 साथी कानपुर और उन्नाव के आसपास से अरेस्ट किए गए। तब उसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जब ईडी की छापेमारी हुई इस मामले में पीएफआई के, उससे जो लिंक इस्टेब्लिश हुआ उसके बाद एनआईए इस मामले में एंट्री करती है और एनआईए लगातार इन सभी संदिग्ध लोगों के मोबाइल को अपने रडार पर रखी थी और रडार पे रखने के बाद एक साथ जब लिंक इस्टेब्लिश हुआ इन सभी 110 से 12 लोग जो हैं, और इसके अलावा में भी संख्या बताई जा रही है करीब 150 तक ऐसे लोगों की जाएगी जो पीएफआई संगठन से जुड़े थे। और ये पीएफआई का यहाँ का अध्यक्ष बताया जा रहा था। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएफआई का अध्यक्ष अपने आप को बताता था, उर्दू अखबार पढ़ता था, इसके घर पे उर्दू अखबार भी मिले। तो इस तरह की तमाम चीजों के लिंक जब स्टेब्लिश हुए व्हाट्सएप से और जो व्हाट्सएप ग्रुप और चैट से, उसके बाद तो एनआईए की तरफ से आधिकारिक तौर पर जब जानकारी दी जाएगी कि वसीम उर्फ बबलू के खिलाफ क्या साजिशें रचने का आरोप है, क्या लिंक है, तब आधिकारिक तौर पर पता चलेगा। लेकिन अभी स्थानीय लोग जो कह रहे हैं उसके आधार पर हमारे सहयोगी नीरज इस खबर पर जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया नीरज इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। पीएफआई पर कार्रवाई के विरोध में जयपुर में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। देखिए मौके से हमारे सहयोगी दीपक चावला की रिपोर्ट। टेरर फंडिंग और हथियार सप्लाई को लेकर एनआईए की टीम ने देश भर में 11 राज्यों में रेड मारी है। राजस्थान में भी रेड मारी गई है। बताया जा रहा है कि जयपुर, उदयपुर, कोटा, बारा और सवाई माधोपुर में ये रेड जारी है। जब एनआईए की टीम ने रेड मारी तो उसके विरोध में जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे कि सड़कों पर पीएफआई के जो कार्यकर्ता है जो उससे जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए जयपुर की पुलिस यहाँ पर जो है मुस्तैद है, उनको समझाइश की कोशिश की जा रही है। इन लोगों का आरोप है कि जबरन उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबरन रेड मारी जा रही है। अब तक की जो जांच है उसमें सामने आया है कि प्रदेश अध्यक्ष आसिफ और एसडीपीआई से जुड़ा एक शख्स जिसका नाम सादिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उदयपुर में भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जयपुर के सांगानेर और खोनागुरिया में पीएफआई की जो मीटिंग हुई थी और उसमें कई सारे जो लोग शामिल हुए थे। इनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर जयपुर में आए थे कुछ दिनों पहले और लगातार ये सूचना मिली थी एनआईए को कि टेरर फंडिंग से भी जुड़ा मामला और हथियार सप्लाई करने का भी मामला है। बताया जा रहा है कि केरल से ये जो हथियार है वो यहाँ पर भी भेजे गए जिसको हिंदूवादी संगठन के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना था। फिलहाल एनआईए की रेड जारी है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑफिसों से जब्त कर लिए गए हैं। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे भी पूछताछ जारी है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। पीएफआई पर एनआईए की रेड को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अपराध की जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए, सरकार ध्यान भटकाना चाहती है।
देखिए, कहीं अपराध हो, उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं, जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि पीएफआई के खिलाफ जब एनआईए जैसी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, रेड करती है, तो उसके पीछे भी सियासत उन्हें दिखाई देती है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश लगती है। दरअसल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पीएफआई के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि टेरर फंडिंग का शक है एनआईए को और इसलिए छापेमारी हो रही है। पीएफआई के दफ्तर से कई दस्तावेज बरामद हुए। 11 जुलाई 2022 की घटना है और लगातार पीएफआई का कनेक्शन टेरर से सामने आता रहा है। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश की खबर भी जुलाई के महीने में सामने आई। 16 अप्रैल की बात करें तो केरल में आरएसएस नेता की हत्या में भी पीएफआई का नाम निकल करके सामने आया है। पीएफआई नेता की हत्या का बदला लेने के लिए मर्डर किया गया 16 अप्रैल 2022 को यह खुलासा हुआ है और तमाम टेरर के लिंक सामने आते रहे। कर्नाटक में हिजाब विवाद में भी पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। आपको याद होगा, हिजाब के नाम पर भड़काने का आरोप लगा जनवरी 2022 में। कर्नाटक में जब हिजाब का विवाद हुआ तो उस वक्त भी पीएफआई एक्शन में दिखाई दे रही थी लोगों को भड़काने के लिए। 2022 में पीएफआई नेताओं पर दिल्ली दंगे का भी आरोप लगा। उत्तर प्रदेश की भी कई घटनाएं हैं, आइए आपको बताते हैं वो 11 राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी हुई है। राजस्थान भी वो प्रदेश शामिल है, वो इलाका है जहां पर छापेमारी एनआईए ने की है पीएफआई के खिलाफ, जहां पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। बिहार से भी पीएफआई का लिंक, एसडीपीआई का लिंक आपको सामने आया था। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री गए थे पटना में। असम में भी विरोध हुआ है और असम में भी छापेमारी हुई है। तो पीएफआई के खिलाफ एक्शन में एनआईए की टीम और ईडी की टीम दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया है, पीएफआई का टेरर लिंक सामने आया है, इसलिए वहां पर भी छापेमारी हुई है। तेलंगाना में भी एनआईए एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, वहां पर तेलंगाना में भी एक्शन में एनआईए दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश भी वो राज्य है जहां पर जबरदस्त तरीके से एनआईए एक्शन में दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में भी एनआईए ने एक्शन लिया है और टेरर से पीएफआई के कनेक्शन को स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है, तलाशने की कोशिश हो रही है। कर्नाटक वो राज्य जहां पर हिजाब विवाद सामने आया था और वहां पर भी पीएफआई एक्शन में दिखाई दे रही थी। केरल में भी एनआईए की टीम एक्टिव दिखाई दे रही है और केरल में ही इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा भी है कांग्रेस की और वहां पर केरल में भी जबरदस्त तरीके से एनआईए का एक्शन दिखाई दे रहा है। तो एनआईए ने आज पीएफआई के खिलाफ देश भर में शिकंजा कसना शुरू किया है और इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों में इस एक्शन के खिलाफ पीएफआई के सदस्यों ने, पीएफआई के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था।
तो देश भर में एनआईए की छापेमारी जारी है। शाहीन बाग में पीएफआई ऑफिस के सामने वाली दुकान में काम करने वालों से हमारे सहयोगी मनीषा ने बातचीत की। इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग में मैं हूं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये जो सील कमरा आप देख पा रहे होंगे, देखिए बंद पड़ा है, सील यहाँ पर लगी हुई है ताले पर। ये पीएफआई का ऑफिस है शाहीन बाग का। इसको सील कर दिया गया है, जितने भी दस्तावेज थे अंदर से वो निकाल लिए गए हैं। आपको बता दूं एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। देश के 11 राज्यों से 106 पीएफआई से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। पीएफआई के सभी दफ्तरों पर जो है तगड़ी छापेमारी एनआईए के द्वारा की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के जो आधिकारिक लोग थे, तकरीबन 100 लोगों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें पीएफआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही दिल्ली के जो अध्यक्ष है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर देखिए इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये जो बंद कमरा है, यहीं से सारे काम होते हैं और यहाँ पर अभी सील कर दिया गया है। इस कमरे को सील बंद एकदम ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके सामने अगर आप इस तरफ आएंगे तो इस तरफ यहाँ पर एक दुकान है जहाँ पर काम चल रहा है सिलाई का। ये वो कमरा है जहाँ पर तमाम लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लोग काम कर रहे हैं। इनसे एक बार पूछ लेते हैं क्योंकि बिल्कुल सामने ही देखिए मुझे ये नज़र आया। तो पीएफआई का जो ऑफिस है वो सामने है और ये लोग बिल्कुल इसके सामने ही काम करते हैं। इनसे जानकारी ले लेते हैं कि इनको कुछ ऐसा संदिग्ध यहाँ पर दिखा क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है। अच्छा, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? और 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने से। अच्छा, ये जो पीएफआई का ऑफिस सामने है, यहाँ पर छानबीन चल रही है, जांच हो रही है, एनआईए की छापेमारी हो रही है, कुछ ऐसा संदिग्ध आपको कभी नजर आया? ऐसा तो कुछ नहीं था, पुलिस भी आती थी तो ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो चलता रहता था। हाँ। किस तरीके का काम यहाँ पर होता है, क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, पर ये था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफिस का ऑफिस है तो लोग आते रहते थे, बस ये था। आते रहते थे लोग। जी। ऐसा कुछ लगा नहीं कभी कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? गलत नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं लगा। सर, आपको कभी कुछ ऐसा लगा देखकर? मैं नया आदमी हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। अच्छा, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है आपको। चलिए ठीक है। देखिए इन लोगों का ये कहना है कि कभी ऐसा कुछ संदिग्ध नज़र नहीं आया और कुछ गलत हो रहा है ये भी पता नहीं लगा है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर ये लोग भी काम कर रहे हैं, ऑफिस भी काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद है और काम यहाँ पर चलता था। लेकिन मुझे ये भी बताया इन लोगों ने कि जब दरवाज़ा बंद हो जाता है ऑफिस का, पीएफआई ऑफिस का, तो इतना पता नहीं चल पाता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए छानबीन हो रही है, छापेमारी यहाँ पर की जा रही है एनआईए के द्वारा और जितने भी संदिग्ध उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो जानकारी ये मिल रही है कि अब छापेमारी में और क्या क्या मिलेगा वो भी देखना होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। तो दिल्ली में भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 10 राज्यों में यानी कुल 11 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ ईडी का एक्शन और एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल टेरर फंडिंग के मामले में ये एक्शन ईडी और एनआईए का देखने को मिला है। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की गई है और अभी भी जांच पड़ताल जारी है। कल देर रात से ये एक्शन शुरू हुआ एनआईए का और कल देर रात से कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल हम आपको वो राज्य बताते हैं जहां पर छापेमारी हुई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में छापेमारी हुई है। तेलंगाना, असम में भी छापेमारी हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अलावा केरल, कर्नाटका में भी ये छापेमारी हुई है। तो खास तौर पर जो साउथ का इलाका है वहां पर ज्यादा एक्शन में एनआईए दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक में जबरदस्त तरीके से एक्शन में दिखाई दी है एनआईए। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप न्यूज़ इंडिया पर देख पाएंगे।